हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमी का ये 8वां लेक्चर होगा और आज की हम इम्पोर्टेंट वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजनाओं से ज़रूर एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, सर्विस, इन सब सेक्टर का विकास। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का लक्ष्य हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं कि पहला लक्ष्य कौन सा है, दूसरा, तीसरा कौन सा लक्ष्य है, वो मैं लिखवा दूंगा। उसी तरह से कौन से पंचवर्षीय योजना की कितनी अवधि थी, क्या लक्ष्य था, जीडीपी ग्रोथ का कितना अचीव किया, सफल रही, असफल रही, किस योजना पर, किसके ड्राफ्ट पर था, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं पंचवर्षीय योजनाओं से। किस ईयर में बंद कर दिया गया था, जैसे 2012 से अभी बंद कर दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं को नीति आयोग ने। तो हम क्रमबद्ध तरीके से सभी को पढ़ते हैं एक एक करके कि उनकी प्रमुख थीम क्या थी, लक्ष्य क्या था। शुरुआत करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ थी। एग्रीकल्चर यानी कि खाने के अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम बाहर से बहुत ज़्यादा अनाज का इंपोर्ट करते थे। हम आत्मनिर्भर नहीं थे अनाज के मामले में। सोचिए, हम खाने की ही चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर नहीं है तो हम और सब चीज़ों पे कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का एक लक्ष्य था, समाजवादी थे वो। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही अनुमति नहीं दी थी। पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर का था। सरकारी ही फैक्ट्रियाँ थी उस समय तक, प्राइवेट को कोई अधिकार नहीं दे किए थे। कोई प्राइवेट फैक्ट्री भी नहीं थी उस समय तक। वो बहुत बाद में 1991 में जब एलपीजी आया था तब उसके बाद से समाजवाद जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। प्राइवेट सेक्टर को पूरी की पूरी आज़ादी दे दी गई थी। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि भारत आज़ाद हुआ है, अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं है, इंडस्ट्री का तो कोई विकास हुआ ही नहीं था। इवन किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो हैवी मशीनरी जो होती है उनके लिए कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। तो उसके लिए औद्योगिक विकास भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन सबसे पहले आदमी का भोजन, खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी को खाना ही नहीं मिलेगा तो उस औद्योगिक विकास और सभी तरह के विकास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी योजना आयोग के द्वारा 1991 में योजना आयोग की शुरुआत हुई थी। कब बनाया गया था? 1952 में विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो जब पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी योजना आयोग के द्वारा, तो उसका सबसे पहला लक्ष्य क्या था? अनाज के मामले में हम लोगों को आत्मनिर्भर होना है। इसलिए एग्रीकल्चर को मेन थीम बनाया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। शरणार्थी क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भारत में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भी बहुत ज़्यादा थे। वो क्राइसिस थी, उनको भी सेटल करना था हमारे देश में। तो समस्याएं बहुत सारी थी जब भारत आज़ाद हुआ था। तो क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं कि कैसे प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विकास करते करते अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम अग्रसर हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। योजना अवधि थी 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि थी 1951 से 56 तक। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो मॉडल था, ये किस मॉडल पे आधारित था, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मॉडल था हेरोल्ड-डोमर मॉडल, याद रखेंगे। हेरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। मुख्य लक्ष्य, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, तो पहला लक्ष्य था, थीम क्या थी? एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। यूँ कहें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था भारत को, तो प्रथम लक्ष्य था कृषि का विकास। इसमें लक्ष्य जो बनाया गया था जीडीपी ग्रोथ रेट का बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य जो था 3.6% था। जीडीपी ग्रोथ रेट लक्ष्य अचीव किया था। लक्ष्य तो कम था, 2.1% था, लेकिन अचीव किया था
3.6%। ये पहली पंचवर्षीय योजना का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.6% था। ये एक सफल योजना कही जाती है क्योंकि उसका लक्ष्य था 2.1% और प्राप्त किया था 3.6%। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि विकास के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस था। वहीं जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। औद्योगिक विकास मुख्य लक्ष्य था। 3 संयंत्र की स्थापना हुई थी। भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। लक्ष्य था 4.5% और प्राप्त किया था 4.1% जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। असफल नहीं माना जाता है क्योंकि उस समय ये लक्ष्य भी बहुत ही ज़्यादा था। भारत के लिए इतना लक्ष्य प्राप्त करना भी बहुत ही मुश्किल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि पीसी महालनोबिस मॉडल, औद्योगिक विकास मुख्य लक्ष्य था। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। लक्ष्य क्या था और कितना प्राप्त किया था, ये इम्पोर्टेंट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये 1961 में चालू हुआ था और 1966 में ये समाप्त हो गया था। गाडगिल योजना पर ये आधारित था। प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सी योजना पर तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो गाडगिल योजना। थीम इसकी क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना थीम थी तृतीय पंचवर्षीय योजना की। लक्ष्य था 5.6% और प्राप्त किया था 2.4%। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.6% और प्राप्त किया था 2.4%। ये पूरी तरह से असफल थी। क्यों असफल थी? क्योंकि ये वही समय था जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था पहला, और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इसी समय 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद भारत की स्थिति ये हो गई थी कि वो पंचवर्षीय योजना को चालू करने में भी सक्षम नहीं था। तो इस वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था और 3 साल के लिए 1 वर्षीय योजनाओं को चालू किया गया था, जिसके छोटे छोटे लक्ष्य थे। 1-1 साल के लक्ष्य बनाए गए थे क्योंकि लंबी समय के लिए कोई लक्ष्य बना पाना असंभव था, क्योंकि भारत के पास रिसोर्स भी नहीं थे। वो जितने भी थे वो खर्च हो चुके थे भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना इन 2 युद्ध की वजह से पूरी तरह से असफल हो गई थी। 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली। अब हमारी बारी है चौथी पंचवर्षीय योजना की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ग्रोथ विद जस्टिस। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर हम, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 में ख़त्म हो गई थी। 1966 में ख़त्म होने के बाद से 1966 से 1969 तक 1 वर्षीय योजनाओं का संचालन किया गया था, जिसमें कृषि व उद्योग को समान प्राथमिकता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले 1966 से 1969 तक, यानी कि 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 3 पंचवर्षीय योजनाएं 1 वर्षीय योजनाएं चली थी। 3 1 वर्षीय योजनाएं चली थी, जिसमें कृषि के साथ उद्योगों को समान महत्व दिया गया था। कृषि व उद्योग को समान महत्व दिया गया था। 1966 से 69 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, याद कैसे रखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का रेस्टिंग पीरियड था, जिसमें 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। कृषि और उद्योग को समान महत्व दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद फिर चलाया गया था 1969 से। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में चलाई गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसी समय नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ग्रोथ विद जस्टिस। ये यूँ कहीं से ग्रोथ विद जस्टिस।
गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में शुरू हुई थी और 1974 में ये समाप्त हो गई थी। लक्ष्य इसका कितना था? चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.7%। क्या ये इतना लक्ष्य प्राप्त कर पाई थी? नहीं, ये इतना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाई थी। ये पूरी तरह से असफल हो गई थी। 3.3% की वृद्धि ही हासिल कर पाई थी। की वृद्धि हासिल कर पाई थी 3.3% की वृद्धि हासिल कर पाई थी। लक्ष्य था 5.7% का चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, जिसकी कार्य अवधि थी 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि को फिर से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। याद रखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उद्योग, खान, इन सबको प्राथमिकता दी गई थी। इन सब को इसके बाद दिया गया था। सबसे ज़्यादा कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य इसका था 4.8%, 4.8% का लक्ष्य था और इसने वृद्धि हासिल की थी 4.4% की। असफल नहीं कही जाएगी, ये भी एक तरह से सफल थी। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। याद रखेंगे, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर द्वारा ये तैयार किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन ये याद रखेंगे कि ये ही एकमात्र पंचवर्षीय योजना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसको एक साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि समाप्त हो गई थी ये 1978 में। मोरारजी देसाई ने मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही एकमात्र ऐसी योजना है जो इसको एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था मोरारजी देसाई जी के द्वारा। और उसके बाद 1978 से 80 के बीच में 2 रोलिंग प्लान चलाए गए थे। अगर रोलिंग प्लान की बात करी जाए तो 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था और 1980 के बीच में 2 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है। छठी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि थी 1980 से 1985। 1980 से 1985, 1980 से 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि थी। ये पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। इसमें प्रमुख जो लक्ष्य था, थीम थी, वो है गरीबी उन्मूलन व तकनीकी आत्मनिर्भरता। अगर हम थीम की बात करें, इसकी थीम थी गरीबी उन्मूलन व तकनीकी आत्मनिर्भरता। छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम थी गरीबी उन्मूलन व तकनीकी आत्मनिर्भरता। इस पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया था? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। देखिए, वैसे तो पूरी तरह से आर्थिक उदारीकरण यानी समाजवाद का पूरी तरह से अंत 1992 से शुरुआत हो गई थी, जब एलपीजी मॉडल पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके समय में एलपीजी मॉडल को लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय समाजवाद का पूरी तरह से अंत हो गया, प्राइवेट सेक्टर को पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया था। लेकिन उसकी शुरुआत हो गई थी छठी पंचवर्षीय योजना से। मूल्य नियंत्रण जो सरकार करती थी उसको समाप्त कर दिया गया था।
राशन सिस्टम, जो राशन के द्वारा जो अनाज मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसकी वजह से राशन की दुकानें बंद होने की वजह से क्या हो गया था कि कीमतों में, खाद्य कीमतों में, या क्यों कहें तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ने से क्या होता है, लोग, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेहरू का समाजवाद ख़त्म हो गया था इस समय तक, और यही वो समय था जब फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। इसी समय फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी इसी समय 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। इस समय प्राइवेट सेक्टर को अधिकार दे दिए गए थे, राशन सिस्टम की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था, फिर बाद में उसको चालू कर दिया गया था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लक्ष्य था इसका 5.2%। इसका अगर हम लक्ष्य की बात करें, जीडीपी ग्रोथ रेट का 5.2% था और अचीव किया था 5.7%। पूरी तरह से सफल रही थी ये पंचवर्षीय योजना। खाद्य कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और देश में महामारी और महंगाई दोनों ही बढ़ गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। इम्पोर्टेंट है, 80 से 85, सन 80 में शुरुआत हुई थी, सन 85 में ख़त्म हो गई थी। थीम थी गरीबी उन्मूलन व तकनीकी आत्मनिर्भरता। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। लक्ष्य था 5.2%, प्राप्त किया था 5.7% का लक्ष्य प्राप्त किया था छठी पंचवर्षीय योजना में। लगभग समाजवाद का समाप्त हो गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद आएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से कोई भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की हम बात कर चुके हैं, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 1985 से 1990 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। 1985 में, 1990 में ये ख़त्म हो गया था। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता इसमें दी गई थी। इसका मुख्य क्या था थीम, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका लक्ष्य था 5% और अचीव किया था 6%। जितना लक्ष्य था उससे 1% ज़्यादा ही इसने अचीव किया था। और ये वही समय था जब इंदिरा आवास योजना और जवाहर योजना की शुरुआत हुई थी। इंदिरा, दो योजनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 में और 1989 में हुई थी जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। तो आपसे 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा जा सकता है और कितना अचीव किया था। निजी क्षेत्र को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 यानी कि 1990 से 1991 और 1991 से 1992 के बीच में एक वर्षीय दो एक वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजना यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। 2 एक वर्षीय योजना चलाने के बाद से 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 से 1997। 1992 से 1997 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि थी और इसमें मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर मुख्य फोकस था। मानव संसाधन विकास पर मुख्य फोकस था। मानव संसाधन विकास का मतलब ये हुआ कि हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में विकास करना, उसको मुख्य फोकस देना, उस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना। हेल्थ एजुकेशन
रियल इस्टेट, ये सब, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना था। रोज़गार के अवसरों को का सृजन करना, ये था इसमें। और यही वो समय था जब एलपीजी मॉडल, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा एलपीजी मॉडल को अपनाया गया था, जिसमें लिबरलाइजेशन हो गया था। जो सरकार था उसका नियंत्रण इंडस्ट्री के ऊपर से, कंट्रोल था जो इंडस्ट्री के ऊपर से, उसको हटा लिया गया था। प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रों को ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। और हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, देखिए हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया गया था। बाहर की कंपनियां हमारे देश में आ सकती थी अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन कब की शुरुआत हुई थी? 1992 में। उससे पहले हमारा जो इकोनॉमी थी क्लोज्ड इकोनॉमी, जब मैंने पढ़ाया था इकोनॉमी के पुराने वीडियो में कि हमारी इकोनॉमी दो तरह से हो सकती है, कोई भी इकोनॉमी, ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 1992 से पहले भारत की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाद में इसको ओपन कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था। यानी कि किसी भी सेक्टर को, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था पहले, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आपको सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंस लेने में ही बहुत ज़्यादा करप्शन होता था और कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती थी, नहीं खोली जा सकती थी। तो उसके बाद से आराम से आप खोल सकते थे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। तो एलपीजी मॉडल की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना से हो गई थी। लक्ष्य इसका कितना था? 5.6% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अचीव किया गया था 6.8%। बहुत ही ज़्यादा सफल थी ये। क्यों? एलपीजी मॉडल की वजह से। देखिए, जब तक हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम रहती थी, 6% से तो कम ही रहती थी। उसके बाद 6.8% हुई, फिर 8% तक भी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट रही एलपीजी मॉडल की वजह से ही। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लें हम। 9वीं पंचवर्षीय योजना नवी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि कब थी? 1997 से 2002 के बीच में। नवी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि थी 1997 से 2002 के बीच में। और मुख्य थीम क्या था, फोकस क्या था कि न्याय और समानता का एक साथ विकास, इसका लक्ष्य था। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है नवी पंचवर्षीय योजना में, लक्ष्य इसका इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य कितना था? लक्ष्य इसका था 7%, सॉरी, इसका लक्ष्य था 7% और अचीव हुआ था 5.6%। असफल थी यह पूरी तरह से। नवी पंचवर्षीय योजना 5.6% का ही जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर पाई थी, जबकि लक्ष्य था 7% का। इस लक्ष्य में क्या किया गया था कि न्याय और समानता को एक साथ विकास करना था। इसमें इतना ही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये 2002 से 2007 के बीच में थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना, यानी कि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अगले 10 वर्षों तक या अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था? अगली पंचवर्षीय योजना, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 2002 से 2007। लक्ष्य जीडीपी ग्रोथ रेट का 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना था? 8%, लेकिन 7.2% ही अचीव कर पाई थी। ये पूरी तरह से असफल नहीं कही जा सकती है, ये एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसमें इतना ही याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लें अब। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या? 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य
जो पहली बात, ये किसने बनाया था इस योजना को, किसकी मॉडल पे आधारित था, तो ये सी रंगराजन ने ड्राफ्ट तैयार किया था इसका। सी रंगराजन ने ड्राफ्ट तैयार किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी सी रंगराजन के द्वारा ही ड्राफ्ट तैयार किया गया था। थीम इसकी क्या थी, थीम इंपॉर्टेंट है। थीम थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की तेज और आर्थिक समावेशी विकास। इसका था तेज और आर्थिक समावेशी विकास। तेज और आर्थिक समावेशी विकास इसका थीम था और इसका लक्ष्य जो था, इसका लक्ष्य था 8.1% और अचीव किया था 7.9% इसने अचीव किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। ये जो पूछी जाती है वो मैंने बता दिया। और उसके बाद लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 के बीच में है और ये इसका मॉडल भी तैयार किया गया था सी रंगराजन जी के द्वारा। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। यही लक्ष्य प्राप्त करना है अब भारत को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सभी तरह के लक्ष्य इंक्लूड है। इसमें 17 लक्ष्य हैं। उन सबको मैं भी एक एक करके बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता दूंगा, बाकी आप गूगल कर सकते हैं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ कि वो कौन कौन से लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त करना था। इसके बाद हमें यही लक्ष्य अब ये अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे कि हम सतत विकास भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये सब इसमें इंक्लूड है। गरीबी हटाओ, रोजगार योजना, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सेक्टर का डेवलपमेंट, ये सब इसमें इंक्लूड है। लेकिन साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका था थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा होता है लक्ष्य। क्या इसका लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था 9% टोटल, और एग्रीकल्चर का जो, अगर कृषि का अगर हम बात करें, लक्ष्य था 4% का इसका लक्ष्य था। ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण बंद कर दिया गया है, जब से नीति आयोग बना है। योजना आयोग नीति आयोग में जब से बना है, तो अब से 13वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। तो ये थे पंचवर्षीय योजना। लेकिन जब पूरे विश्व में ये पंचवर्षीय योजना, सोशलिस्ट इकोनॉमी की खासियत है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ की है? सोवियत यूनियन, रूस जिसे कहा जाता है। अब सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रूस बना है, तो सोवियत यूनियन में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत गई थी 1928 से 1932 में। 1928 से 1932 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना की, रूस में, जिसे उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था। स्टालिन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था सोवियत यूनियन में प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरे विश्व की। तो पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग अब जरा सतत विकास की बात कर लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर लेते हैं। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। आप आराम से गूगल करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। जो एग्जाम में आते हैं मैं वो लक्ष्य गिनवा देता हूँ। नंबर वाइज पूछा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हर नंबर पे एक खास तरह का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको वो याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे कि पुअर्टी, नो पुअर्टी,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल, इसे हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं, SDG भी कहते हैं। तो पहला गोल क्या है? नो पुअर्टी, पुअर्टी का पूरी तरह से उन्मूलन ही पहले SDG का गोल है। याद रखेंगे, नो पुअर्टी पहले का है। उसके बाद आता है दूसरा, नंबर वाइज ऐसे ही याद रखेंगे, जीरो हंगर। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए। अगर आपका देश एक अच्छा देश माना जाए तो उसमें आपके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, या यूँ कहे एक आदर्श देश की स्थापना की एक संकल्पना की बात की जाती है SDG में। ठीक है। दूसरा है जीरो हंगर, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरा गोल कौन सा है SDG का। तीसरा है गुड हेल्थ, हेल्थ सेक्टर का पूरा विकास होना चाहिए आपके यहाँ। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको इलाज मिल जाना चाहिए तुरंत। ऐसा ना हो कि सिर्फ नॉर्मल बुखार, डायरिया, इन्हीं सब बीमारियों से व्यक्ति की मौत हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई माँ प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा करने जाती है तो किसी बच्चे की या माँ की जान को खतरा हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये SDG के गोल है। तीसरा गुड हेल्थ, बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेंगे। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है चौथा, एजुकेशन। शिक्षा, एजुकेशन। फिर आता है चौथे के बाद आता है पांचवा, जिसमें आता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी, पुरुष और महिला को समान अधिकार देना, किसी भी रोजगार में समान वेतनमान देना, ये होता है जेंडर इक्वालिटी का मतलब। क्या होता है कि कई सारे देशों में महिलाओं को सेम काम के लिए कम वेतनमान दिया जाता है या उनको कम अधिकार दिया जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो SDG का पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी, पुरुष और महिला दोनों को समान हक देना, समान अधिकार देना। उसके बाद छठा आता है वाटर एंड सैनिटेशन। छठा क्या आता है? वाटर एंड सैनिटेशन। मैं सिर्फ इन्हीं 6 SDG गोल की बात करूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूंगा, क्योंकि यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पांचवे का क्या है, चौथे का क्या है, या एजुकेशन कौन से नंबर पे आता है SDG के, तो ये चौथे पे आता है। तो इस तरह से 6 हैं। वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए, साफ़ सुथरा शौचालय, जिसको मोदी जी ने अभी प्रमोट किया था कि शौचालय हर घर में होना चाहिए, उसके लिए पैसे भी दिए गए थे, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी गई थी। तो ये गुड वाटर एंड सैनिटेशन, पीने का स्वच्छ जल हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, एक अधिकार भी है ये। तो इस तरह से 6 की मैंने सिर्फ बात की है 17 गोल। आप इसको गूगल करके आराम से पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा पंचवर्षीय योजना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।